मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो उनके मित्र अदानी और देश का पैसा। जनता को ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया कि ये चुनो या ये चुनो, सांप या नेवला। इस देश का जो संघीय ढांचा है, पानी केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री को पानी का बंटवारा कर देना चाहिए, कितना पंजाब को देना है, कितना हरियाणा को देना है, कितना राजस्थान को देना है। वैध कॉलोनियाँ डेवलप हों, उनका नारकीय जीवन खत्म हो, उनको अंदर अच्छी सड़क, सीवर, बिजली, पानी बने, मैं इस बात का समर्थक हूँ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता इन दिनों हरियाणा में आम आदमी पार्टी को खास बनाने में लगे हुए हैं। खास से मेरा अभिप्राय है कि दूसरी पार्टियों की तुलना में किस तरह पार्टी खास बने। हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य और आज इनसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, सबसे मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन छोटे शहरों में जो अधिकांश अस्पताल हैं सरकारी स्तर पर, वो रेफरल यूनिट की तरह हैं। तो आम आदमी के लिए गुड़गांव में महंगी चिकित्सा सुविधा है, बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं। आम आदमी पार्टी के पास क्या विजन है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, ताकि गरीब आदमी, आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना इलाज करा सके? सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा ऋतुएं हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, खनिज हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन है। हमारे देश के इंजीनियर और डॉक्टर्स सारी दुनिया के अंदर प्राथमिकता प्राप्त करते हैं। सुंदर पिचाई जैसे नौजवान गूगल जैसे ज्वाइंट को एज ए CEO रन करते हैं, परंतु फिर भी हमारे देश का ब्रेन कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहा है, विदेश में जा रहा है। ये कमी है सरकारों की इच्छा शक्ति की। जो राजनीतिक पार्टियां अभी तक हिंदुस्तान के अंदर आई, या तो उन्होंने परिवारवाद चलाया या मित्रवाद चलाया। सारे देश की सत्ता और पैसे का केंद्र या तो अपने परिवार को रखा या अपने मित्रों को रखा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक ही परिवार ने 5 दशकों तक जिसको चाहा वो प्रधानमंत्री, जिसको चाहा वो मंत्री, जिसको चाहा वो सांसद, जिसको चाहा वो विधायक। अगर मैं क्षेत्रीय में बात करूं, मैं हरियाणा की बात करता हूं तो चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, पूरा खानदान इनका। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनका खानदान। मैं यूपी की बात करूं, मुलायम सिंह यादव और उनका खानदान। मैं बिहार की बात करूं तो लालू यादव और उनका खानदान। मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो उनके मित्र अदानी और देश का पैसा। अदानी और अंबानी, ये सब कुछ चंद परिवारों में सिमट के रह गया। जब जब चुनाव इस देश के अंदर होते हैं, जात के, गोत के, धर्म के बेसिस पे चुनाव कराते हैं। अमेरिका की, यूरोप की, मंगल ग्रह की, चांद की बात करते हैं। गुड़गांव की फिरोज गांधी कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है, 4-8 बिस्वा में क्या हो रहा है, 900 मीटर और 300 मीटर की रेंज की क्या लड़ाई है, किस प्रकार से युवक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं बेरोजगारी के आलम में, किस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से किसान को बेटी ब्याहनी है या बच्चे को हायर एजुकेशन पे भेजना तो ज़मीन बेचनी पड़ती है या कर्जा लेना पड़ता है। ये बातें राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं बनी। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने आके इस देश की राजनीति के अंदर शिक्षा और चिकित्सा केंद्र बिंदु पर लेकर आए और ये कहा, अगर हिंदुस्तान को विकसित करना है तो हिंदुस्तान को शिक्षित करना पड़ेगा। यही कारण है कि भारत सरकार जो
एक कमीशन था, मैं नाम याद आ जाएगा भी बताता हूँ, उसने 6% जीडीपी का रिकमेंड किया था, कोठारिया कमीशन ने, कि 6% एजुकेशन पे लगना चाहिए। आज तक भारत सरकार 2.5% से ऊपर नहीं बढ़ पाई। इस साल तो एजुकेशन का बजट को 0.15% कम किया गया है। हरियाणा सरकार 11% से ऊपर नहीं बढ़ पाई। दिल्ली सरकार ने 27% बजट एजुकेशन पे लगाया और दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया और देश की जनता को बता दिया, अगर ईमानदार सरकार हो तो सरकारी स्कूल बढ़िया हो सकते हैं, सरकारी कॉलेज बढ़िया हो सकते हैं। इसी प्रकार दिल्ली सरकार ने हेल्थ के ऊपर 13% बजट लगाया और हरियाणा सरकार इज बिलो 5-6%, सेंटर गवर्नमेंट इज बिलो 1.85% ऑन हेल्थ बजट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं दिल्ली का रेवेन्यू जो है तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा है जैसा बताया जा रहा है। पंजाब में आपकी सरकार है, जब हम तुलनात्मक रूप से बातें करें तो पंजाब में भी अभी तो काफ़ी महीने हो गए हैं। आपका रोड मैप हरियाणा के लिए जानना चाहूँगा मैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, उस पर थोड़ा सा दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे तो मुझे ज़्यादा ठीक लगेगा। जो पहले मैं आपके पहले सवाल का आंसर दे दूं। आज 1 नेशन 1 टैक्स है। हरियाणा के लोग जितना इनकम टैक्स देते हैं देश के किसी भी राज्य के दिल्ली समेत उतना ही इनकम टैक्स देते हैं। हम तो सुधार लेंगे अपने को, कोई बात नहीं। हरियाणा के लोग जितना जीएसटी देते हैं देश के हर राज्य में रहने वाले व्यक्ति उतना ही जीएसटी देता है। जहाँ तक आपने पंजाब की बात कही, पंजाब के अंदर आज हमने पहला पूर्ण बजट पेश किया है। इससे पहले हमने जुलाई 2022 के अंदर इंटरम बजट पेश किया था। पंजाब के अंदर भी पहले इंटरम बजट के अंदर हमने एजुकेशन के सेक्टर के अंदर 11% बढ़ोतरी की थी बजट की और इस वर्ष भी 12% एडिशनल बढ़ोतरी की है एजुकेशन के बजट पे। इस 12% के अलावा 6% बढ़ोतरी हमने टेक्निकल एजुकेशन के बजट पे की है। हेल्थ के बजट पे पहले इंटरम बजट के अंदर हमने 15% बढ़ोतरी की थी पंजाब में और इस बजट में अंदर हमने 11% एडिशनल बढ़ोतरी की है। हरियाणा सरकार इस साल शिक्षा और चिकित्सा का बजट में -1% के करीब बढ़ोतरी हुई है उनकी। ये मैं आपको बता दूं। 6% हरियाणा सरकार ने एग्रीकल्चर पे खर्च किया, जबकि हरियाणा की 70% आबादी एग्रीकल्चर पर आधारित है। पंजाब सरकार ने 20% एग्रीकल्चर पे खर्च किया है। अगर आप हरियाणा और पंजाब की तुलना करना चाहते हैं तो पंजाब सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर लगभग 26,797 सरकारी नौकरी दी। हरियाणा सरकार ने 3.5 साल में 13,000 नौकरियां दी अभी तक। अब तो जाग रहे हैं शायद हेरा फेरी के लिए, उसकी भी मैं आपको जिक्र मैं अभी आपको करूंगा। परंतु ये बता दूं, पंजाब सरकार ने आज हमारे वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन के लिए अपने बजट में 36% की बढ़ोतरी की है। 36% की बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है, ताकि पंजाब का युवक जो दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा था वो पंजाब में रुके, पंजाब विकसित हो। पंजाब के जो बूढ़े माँ बाप बच्चों के बिना अकेली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकें, उनके जीवन का उमंग बना रह सके, उनकी सोशल गारंटी जो उनके बच्चे हैं वो वहाँ पे रह के उनकी देखभाल कर सके। ये हमारी सोच। परिवारवाद पे आप बात कर रहे थे तो मैं हरियाणा में बहुत से नेताओं का आपने नाम भी लिया। हम दक्षिण हरियाणा में भी बात करें तो राव इंद्रजीत का जिक्र आता है, जिनकी कोई पार्टी बुराई नहीं करती। सुनते हैं आम आदमी पार्टी भी, जननायक जनता पार्टी भी, इनेलो भी, कांग्रेस में भी भीतर सीनियर लीडर्स बुराई नहीं करते हैं राव इंद्रजीत की। शायद कोई भविष्य का ऐसा देखते होंगे, मुझे नहीं पता। तो एक तो मैं उसका परिवार नहीं मैं चर्चाएं उनकी रहती हैं, वो तो आप बताएंगे, पर मैं एक दूसरा जानना चाह रहा था। परिवारवाद को लेकर एक सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी, कुछ बुद्धिजीवी भी बैठे थे। उसमें मुद्दा ये आया कि मेरे बेटे या बेटी को चुनाव जनता जिता रही है
तब परिवारवाद कहाँ है? वहाँ तो लोकतंत्र दोषी है, जनता जिता करके भेज रही है, तब परिवारवाद कहाँ रह गया? आप इस दृष्टिकोण पर अपना अपना क्या कहना चाहेंगे इस दृष्टि? देखिए, देश 1947 में आज़ाद हुआ, लाखों वीरों ने शहादत दी, न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। एक भी व्यक्ति ने कुर्बानी अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो नहीं दी थी। देश खुशहाल हिंदुस्तान, विकसित हिंदुस्तान, शिक्षित हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी गई थी। गोरे तो चले गए, बाबा साहब ने संविधान में ही लिखवा दिया, संविधान सभा ने लिखा कि अब इस देश के अंदर राजाओं का राज खत्म, आम आदमी राज करेगा। चंद परिवारों ने कब्जा कर लिया और इसमें टिकट वितरण दोषी या जनता जागरूक नहीं हो पाई? दोनों तरफ से दोष है। जनता को ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया कि ये चुनो या ये चुनो, सांप या नेवला, दोनों में से एक चुनो, चोर या बघेरा, डकैत या डाकू, एक चुनना है। इस सारी व्यवस्था के खिलाफ 2012 में अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, काफ़ी समाज सेवी रामलीला मैदान में बैठे दिल्ली के अंदर कि इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलो, देश की जनता का पैसा देश की जनता पे लगे, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, बच्चों को रोजगार मिले, सबका सम्मान हो। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कहा कि रामलीला मैदान में बैठ के व्यवस्थाएं नहीं बदलती, व्यवस्थाएं बदलनी है तो चुनाव लड़ो, संसद में आओ, विधानसभा में आओ। वहाँ बैठे हुए लोग राजनीति को अच्छी बात नहीं समझते थे, परंतु अरविंद जी ने कहा कि लगता है इस गंदगी की सफाई करने के लिए इस गंदगी के अंदर उतरना पड़ेगा। उस गंदगी के अंदर उतरे, दिल्ली की गंदगी सफाई कर दी, पंजाब की गंदगी सफाई कर दी, अब हरियाणा का नंबर है, यहाँ की गंदगी भी सफाई करेंगे बड़े अच्छी तरीके से। मैं तो इश्यूज़ पे बात करूंगा आपसे। एक पानी का इश्यू है बहुत पुराना, जो है दोहरी भाषा का आरोप लगता है आम आदमी पार्टी पर भी, कई दूसरे दल भी ऐसी भाषा बोलते हैं। उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण कुछ होता है, राज्य में आते हैं तो उनका दृष्टिकोण दूसरा होता है। गुड़गांव थोड़े दिनों में जिस तरह जल स्तर नीचे जा रहा है, दक्षिण हरियाणा का जिस तरह जल स्तर नीचे जा रहा है, ज्वाइंट पंजाब के समय जो सिचुएशन हरियाणा की थी, अभी हरियाणा बनने के बाद में वो दक्षिण हरियाणा की हो गई है। सतलुज यमुना लिंक नहर कानूनी में अटकी है, हांसी बुटाना लिंक नहर कानून में अटकी है। सॉल्यूशन क्या देखते हैं? पानी कैसे देंगे आप हरियाणा को? देखिए, पंजाब में भी आप हैं, ये बहुत अच्छी बात यह है कि 75 साल में जो उम्मीद आप कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर पाए, आज पंजाब में सरकार हमारे बने हुए 1 साल हुआ है, 1 साल में आप हमारे से उम्मीद कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आम आदमी पार्टी हल देगी। ये उम्मीद जब पत्रकारों के मन के अंदर भी जनता के अलावा उठने लगे तो मैं समझता हूँ कि वो हल देने की दिशा के अंदर काम जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब आमतौर पर ना समान पानी के समान बंटवारे की बात उठती है। ये समान बंटवारा सही बात नहीं है, ये समुचित बंटवारे की बात है। 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी जो आ रहा है पंजाब से हरियाणा को जो मिल रहा है, उसके बंटवारे की बात है। आप आंकड़े उठा करके देखोगे, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, इन जिलों में 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है नहरी पानी से सिंचित क्षेत्र। जब आप गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ आते हो तो 2000 हेक्टेयर, 3000 हेक्टेयर, 4000 हेक्टेयर, ये आंकड़ा है, तथ्य। और ये पिछले 40 सालों से तो मैं देखता आ रहा हूँ। ईख होगी आपके यहाँ, ताली बजवा के जाते हैं, आपके यहाँ धान पैदा होगा, ताली बजवा करके जाते हैं। तो समुचित बंटवारा जो उपलब्ध पानी है, अगर पंजाब से ज़्यादा नहीं आ रहा है, 1.8 का तो हो जाए, वो तो आप कम से कम बताएं। आप मैं आपके वही इसी बात पे आता हूँ। 2014 में जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, रेवाड़ी का, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुनावी सभा की शुरुआत यहाँ से की थी और उस सभा के अंदर बोला था, हिंदुस्तान का पानी बह बह के पाकिस्तान के अंदर जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय जल संधि के हिसाब से 75% पानी पाकिस्तान में फालतू बह के जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कांग्रेस आज तक उसको नहीं रोक पाई। उस पानी के ऊपर हरियाणा के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर पंजाब के लोगों का हक है, उस पानी के ऊपर राजस्थान के लोगों का हक है। मैं वो पानी लेकर आऊँगा। लेकिन हम तो रेपेरियन स्टेट है ना, तो हम कैसे उसको समझौते को। मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैं आपको सुनिए, ये नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट थी। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो मैं आपके पास भेज दूंगा। है मेरे पास। है आपके पास। मैंने सुना है उन्होंने तो अंधश्रद्धा पर बोले थे, भूखमरी पे मैं बोले थे। हाँ, मैं आपकी याददाश्त थोड़ा ताज़ा कराना चाह रहा था कि आपके क्षेत्र के अंदर वो बोले थे। मैंने वो रैली कवर की थी, मैं- अच्छा याद है। हाँ, जी जी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक पिता है, उसको एक मकान विरासत में मिला। उसका एक बेटा कहता है इस मकान को मैं लूँगा, दूसरा बेटा कहता है मकान को मैं लूँगा, और तीसरी उसकी बेटी कहती है नहीं नहीं, इनका कोई हक नहीं है, मकान तो मेरा ही बनेगा, ये तो खा कमा लेंगे। क्या वो फैसला जब तीनों के अंदर विरोधाभास हो और तीनों के ऊपर आर्थिक तंगी हो, पिता के बैठे बगैर हो सकता है? वो फैसला तो पिता को करना पड़ेगा। इस देश का जो संघीय ढांचा है, पानी केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री को पानी का बंटवारा कर देना चाहिए, कितना पंजाब को देना है, कितना हरियाणा को देना है, कितना राजस्थान को देना है। देश के प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी बनती है, जब हर राज्य को पानी की जरूरत है, हर राज्य कह रहा है कि मेरे पास पानी की कमी है, वो पानी कहाँ से पूरा करना है? या तो राज्य अपने वर्षा के जल को संचयन करें, जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जमुना के किनारे कुएं खुदवा के बाढ़ में बह जाने वाला पानी जमीन के अंदर संचय किया। जो 24 घंटे पानी की लड़ाई दिल्ली के अंदर रहती थी, उस पानी की लड़ाई को ख़त्म करके हर घर को जल से नल दिया 24 घंटे, और मुफ्त दिया 40,000 लीटर। हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को, राजस्थान सरकार को कहीं अपनी भी एफर्ट उसके अंदर लगाने चाहिए। जो पानी बह के समुंदर के अंदर चला जाता है, मीठा पानी, उसका संचय अपनी ज़मीन के अंदर करना चाहिए। जो सीवर का पानी बह के गंदे नालों के जरिए फिर समुंदर के अंदर चला जाता है, उसका रिसाइकल करके अपने खेतों की प्यास बुझानी चाहिए। जैसे सींचे वाला, संत सींचे वाला, जिनको हमने सांसद बनाया है, उन्होंने पहला ऐसा मॉडल पंजाब के अंदर पेश किया। उस गांव के अंदर से काले पानी की नदी बहती थी, पानी भी साफ हो गया क्योंकि सीवर बंद कर दिया, और उन खेतों की प्यास भी बुझ गई। या प्रधानमंत्री जी को बैठ के जल का बंटवारा करना चाहिए, जो पाकिस्तान में फालतू बह के जा रहा है उसको बांट देना चाहिए, और बांध बना के नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। एक तरफ सूखा पड़ा रहता है, एक तरफ बाढ़ आई रहती है। ये हल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आता बंटवारा कैसा करना है, तो नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी को चाय पे बुला लें और वो उनको समझा देंगे। वो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अभी तो नगर निगम में आप उलझे हुए हैं, कहीं भाजपा कांग्रेस अभी मुद्दा उठ रहा था, कहीं सेंध वगैरह लग रही है कि अपने नए चेहरे तैयार होंगे कि दूसरी पार्टियों के भी जो आप उम्मीद कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक मोबाइल रिपेयर करने वाले मैकेनिक से पंजाब के मुख्यमंत्री को हरवाती है, एक ऑटो रिक्शा वाले से दिल्ली के मंत्री को हरवाती है, एक ढाबे वाले से चंडीगढ़ को मेयर को हराती है। तो हमारे तो यही खास चेहरे हैं। ये जो खास है ना, वो अब खास नहीं रहे। जो हिंदुस्तान का युवा है, हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति है, जो सदियों से दबा कुचला पिछड़ा है, अब वो चेहरे बदलेंगे इस हिंदुस्तान की ताकत को, इसको शिक्षित करेंगे और विकसित करेंगे। अवैध कॉलोनियों को लेकर के आपने बड़ी बात की है। आपने बताया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों के नज़दीक नए सेक्टर डेवलप करेंगे, इसका वो रोकेंगे। मैं वर्तमान की बात कर रहा था। आज हम बात करें तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में तो नए सेक्टर डेवलप नहीं हो रहे। दीनदयाल आवास योजना आई, वो 50,000 1 लाख रुपए गज तक पहुंच रहे हैं। जो गांव में ऐसे संसाधन नहीं है कि कोई आदमी रह ले।
पत्रकार कोई बात करता है, नेता कोई बात करता है, उसको कहेंगे कि अवैध कॉलोनी का समर्थक जो है। मैं सुनियोजित विकास का समर्थक हूं, लेकिन सुनियोजित विकास का रोड मैप आपसे जानना चाह रहा था, वो आप मुझे कृपया दोबारा एक बार बताएं। अवैध कॉलोनियाँ डेवलप हों, उनका नारकीय जीवन खत्म हो, उनको अंदर अच्छी सड़क, सीवर, बिजली, पानी बने, मैं इस बात का समर्थक हूँ। उनको नेताओं ने मिलके कॉलोनियाँ काट दी, अफसरों ने रिश्वत ले लेके सारे ज़िंदगी की जमा पूंजी लेके उनको मकान बनवा दिए। अब उनके तोड़ने के हक के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ये जरूर चाहती है कि भविष्य में अवैध कॉलोनी की ज़रूरत ना पड़े। ये डॉक्टर साहब माफ़ करना, बीच में टोक रहा हूँ। ये जो भविष्य की तारीख है वो पटवारी गिरदावर से निकल करके यदि गूगल के हाथ में आ जाए, मैकेनिज्म जो है वो बता लगता है कि किस तारीख को क्या फोटो सीन है, वो सारा पता लग जाता है। कोई तारीख निर्धारित कर दी जाए कि इससे पहले की रेगुलराइज होगी, इसके बाद की हम नहीं करेंगे, और इसके बाद में गरीब आदमी के लिए इस तरह प्लाट मिलेंगे जो है एक आदमी दो दो। जी जी 2022 ख़त्म हुआ है साहब, 2023 का अभी मार्च चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2022 तक के तो सारे के सारे रेगुलराइज कर ही देनी चाहिए। क्या तकलीफ है इसके अंदर? एक गरीब व्यक्ति ने फिर सारी ज़िंदगी का कर्जा लेके, जमा पूंजी लेके अगर एक आशियाना बना लिया, सरकार को उसके तोड़ के क्या मिल जाएगा? विधानसभा चुनाव अकेले चलोगे या बैसाखी साथ कोई पार्टनर? 130 करोड़ लोगों की बैसाखी है, तो ये लूंगी लगड़ी सरकारों की बैसाखी लेके क्या करेंगे? हिंदुस्तान जो बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, युवा हिंदुस्तान है, वो सारा का सारा हमारे साथ। हमारे एनजेपी इंडिया पोर्टल से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।